आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी, पीएचडी जैसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी लाभकारी। और साथियों, यह प्रैक्टिस सेट विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है। और आपको विदित होगा कि अगर आप विगत वर्ष पूछे गए प्रश्नों का अवलोकन ध्यान पूर्वक करते हैं तो परीक्षा में उन प्रश्नों के रिपीट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह पाठचर्या आपको परीक्षा की दृष्टि से काफी लाभकारी साबित होने वाली है। तो साथियों, हम लोग आज से प्रारंभ कर रहे हैं काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अवलोकन। और इन प्रश्नों को हल करना हम लोग प्रारंभ करें उससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और लगभग 250 प्रश्नों का संकलन मैं आपके बीच लेकर के उपस्थित हूं और इसको हम लोग पार्ट वाइज प्रस्तुत करेंगे आपके बीच। तो साथियों, आज का यह पहला पार्ट प्रारंभ किया जा रहा है और कमेंट्स करके आप बताइएगा कि इसके आगे के पार्ट्स आपके लिए प्रस्तुत किए जाएं अथवा नहीं। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन थे, इसका आपको जवाब बताना है। तो प्रश्न संख्या 1 का मुझे उम्मीद है कि आपने उत्तर आचार्य भामह को चुना होगा, तो बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है इसका। प्रश्न संख्या 2 है साथियों कि काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, फटाफट उत्तर करिए। और मुझे उम्मीद है कि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंद वर्धन को आपने चुन करके इस प्रश्न का सही जवाब देकर के अपने खाते में 1 अंक अर्जित किया होगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है। ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है, इसका आपको जवाब बताना है। और आपने ध्वनि से संबंधित बताया तो डी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। बड़े आसान से प्रश्न है और मुझे उम्मीद है कि 100% इन प्रश्नों को आप सही हल करेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो आज जानते हैं कि भट्टलोलट, उत्पत्तिवाद, शंकुक, अनुमितिवाद और अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद, तो इसमें भोक्तिवाद आचार्य मम्मट का सिद्धांत नहीं है। विकल्प सी के साथ आप बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने अधिक पदत्व दोष दे करके बिल्कुल राइट आंसर दिया है। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है। तो नाट्यशास्त्र का प्रणेता आचार्य भरत मुनि हैं। बी विकल्प इसका सही उत्तर है। और प्रश्न संख्या 7 है साथियों, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति को प्रतिपादित करने वाले आचार्य कौन हैं। तो यह दिया गया सूत्र भरत मुनि का सूत्र है। बी विकल्प के साथ बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। टीएसटी 2004 और का यह और पीएचडी दोनों में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि कुवलयानंद के रचयिता कौन है। कुवलयानंद के रचनाकार आपने विकल्प ए, विकल्प सी और विकल्प बी को छोड़ करके अप्पय दीक्षित को चुना, तो डी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं। तो आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के गुणों की संख्या 3 है। बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 10, न कांतमपि निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम, यह अभिमत किसका है। और इसका जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प सी आचार्य भामह का, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न, शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है क्या कहलाती है। तो शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है वह सीधे सीधे अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। विकल्प डी के साथ आप बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला है कि सही युग्म की पहचान करनी है आपको।
तो इसमें से सही के रूप में अगर आपने वैदर्भी को माधुर्य गुण से जोड़ा है तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। ये विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नैन इधर मन भाए। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? तो इन पंक्तियों में आपने अगर गुण के रूप में माधुर्य गुण चुना है तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। बी विकल्प इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है वह कौन सा गुण कहलाता है? साथियों फटाफट उत्तर दीजिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, वहां पर कौन सा गुण होगा? तो जब ऊर्जा आपकी तेज आपका बढ़ेगा तो वहां पर ओज गुण हो जाएगा। विकल्प ए के साथ आप बिल्कुल सही जवाब। टीएसटी 2009 का पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि तरु रिपु रिपुधर देख के विरहीन तिय अकुलाय। इनमें कौन सा काव्य दोष है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें जो है क्लिष्टत्व दोष है। डी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दंडी के काव्य शास्त्री ग्रंथ का नाम क्या है? आचार्य दंडी के काव्य शास्त्री ग्रंथ का नाम, मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प डी को छोड़ करके काव्यादर्श को चुना होगा। तो सी विकल्प दे करके इस प्रश्न का सही जवाब आपके खाते में जुड़ा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि शब्दार्थौ सहितौ काव्यम परिभाषा किनके द्वारा दी गई है? शब्दार्थौ सहितौ काव्यम यह परिभाषा दी गई है आचार्य भामा के द्वारा। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दृश्य काव्य की विधा क्या है? दृश्य काव्य की विधा आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने नाटक चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। टीएसटी 2010 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न साथियों, रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य कौन है? रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य कौन है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने आचार्य शंकु को चुना तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 20, अनुभावों के कितने भेद होते हैं और अनुभावों के भेद कितने होते हैं? इसका आपको जवाब देना है और विकल्प ए इसका राइट आंसर है। 2, अगला प्रश्न है कि भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ के आधार पर किया? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प बी नाट्य शास्त्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। निम्नलिखित में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने जो है सेलेक्ट किया विकल्प डी वक्रोक्त के लिए क्षेमेंद्र, अलंकार के लिए भामा, उपमा के लिए कालिदास और करुण के लिए भवभूति प्रसिद्ध हैं। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत इसमें से कौन सा है? तो महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत इसमें आपने चयनित कर लिया है अनुमानवाद को, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि चंपू काव्य के 2 भेद कौन से हैं? तो चंपू काव्य के 2 भेद विरुद्धक और करम्भक। विकल्प डी आपने चयनित किया तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुन लिया है तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि काव्य संप्रदाय का सही विकास क्रम क्या होगा? काव्य संप्रदाय का सही विकास क्रम क्या होगा? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है
रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि और औचित्य। तो बिल्कुल राइट आंसर है बी विकल्प। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि बेपथु कैसा अनुभव है। बेपथु कैसा अनुभव है, तो यह एक सात्विक अनुभव होता है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया। तो काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ करने वाले हैं आचार्य वामन। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया। रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया है। तो प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर हो जाएगा अभिनव गुप्त ने। विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब। पीएचडी 2000 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है। तो इसका जवाब हो जाएगा रुय्यक महोदय ने। विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि समास की अधिकता ओज कहलाती है। ओजस्य समास भूयस्वतम, यह कथन किसका है। और प्रश्न संख्या 31 का उत्तर अगर आपने चुन लिया है आचार्य वामन विकल्प बी को, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न क्या है कि काशिका क्या है। प्रश्न संख्या 32 का जवाब आपको बताना है कि काशिका क्या है। और आपने उत्तर में पाणिनि द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी की टीका, तो सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम के प्रवर्तक कौन हैं। तो रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, इसके प्रवर्तक हैं पंडित राज जगन्नाथ। बी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भरत के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकुक का सिद्धांत क्या कहलाता है। तो आचार्य शंकुक द्वारा दिया गया सिद्धांत जो है वह अनुमितिवाद कहलाता है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य कौन हैं। तो वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्त को काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य कुंतक महोदय हैं। विकल्प सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से आचार्य मम्मट की रचना कौन सी है। इसका आपको जवाब बताना है। तो आचार्य मम्मट की रचना आपको बतानी है। और प्रश्न संख्या 36 का उत्तर अगर आपने काव्य प्रकाश चुन लिया है, तो डी विकल्प का उत्तर चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है। और इस प्रश्न का जवाब आचार्य भामा को चुन करके आपने बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने दी। तो जवाब हो जाएगा भरत मुनि ने। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सुख दुखात्मको रस कहने वाले आचार्य कौन हैं। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा रामचंद्र मूलचंद। विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है। तो इसमें से कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें रस, ध्वनि और अलंकार हैं, जबकि शैली विज्ञान नहीं है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य के गुणों की संख्या कितनी है। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने दिया होगा 10। तो बिल्कुल सही जवाब है सी विकल्प। अगला प्रश्न, अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अविधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है, यह कथन असत्य है। लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है, तो यह भी कथन असत्य है। अविधा शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है, यह भी कथन असत्य है। लक्षणा और व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अविधा पर आश्रित होती हैं, यह कथन बिल्कुल सही है। डी विकल्प के साथ इस प्रश्न का सही जवाब आपने दिया। अगला प्रश्न है कि जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी लरजने, जब शहादत लेते हिमगिर की चट्टाने लगी गरजने।
तब जाग उठे ये शेर बबर, पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलवेदी पर लहू पुकार उठा था। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा गुण व्यंजित हो रहा है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने ओज दे करके विकल्प बी को चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, कंकण क्वणित रणित नुपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में, स्वर लय का होता अभिसार, बिछुड़े तेरे शब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमय चुंबन कातरताएं, आज न सुख को सता रही। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष लक्षित हो रहा है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने च्युत संस्कार दोष विकल्प डी को चुना है तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि काव्यादर्श के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है। काव्यादर्श के रचनाकार के रूप में आपने चुना विकल्प दंडी को, डी को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने दिया होगा विश्वनाथ को, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सट्टक क्या है। तो सट्टक जो है यह एक प्रकार का नाटक है, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रसाप करसा दोषा उक्त किस आचार्य की है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है आचार्य विश्वनाथ को, तो बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कीरति बनति भूति भली सोई, असुर सरिसम सब कहत हित होई। उपयुक्त पंक्तियों में तुलसीदास ने किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया है, तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प सी लोक मंगल। अगला प्रश्न है कि रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ इसमें अलंकार सूत्र वृत्ति है, काव्यालंकार सूत्र वृत्ति, विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चिरजीवो जो रिजुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को कटिए वृषभानुजा वे हलदर के वीर। उपयुक्त दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है, तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया व्यंजना शब्द शक्ति, तो सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम यह कथन किसका है। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम यह आचार्य विश्वनाथ का कथन है, विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है। प्रसन्नता शब्द में अगर आपने ध्वनि के रूप में सेलेक्ट कर लिया है युग्मक ध्वनि, तो सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया छल, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है, और जवाब हो जाएगा इसका इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है, बी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बाधा था विद को किसने, इन काली जंजीरों से प्रसाद की इन पंक्तियों का अर्थ किस शब्द शक्ति से ग्रहण होगा, तो इसका जवाब हो जाएगा लक्षणा शब्द शक्ति से, बी विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है, तो भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य भट्टनायक हैं, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो जवाब हो जाएगा आचार्य भामा। और अगला प्रश्न है कि उतरी नहाए जमुनी जल ज्यों शरीर शमश्याम में कौन सा अलंकार है, तो समता सूचक शब्द से आप तुरंत जो है जाएंगे उपमा पे, लेकिन यहाँ पर प्रतीप अलंकार है, बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सम सुबरन सुखमाकर सुखद नथोर शियंग सखी कोमल कनक कठोर, इन छंद में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है, तो जवाब हो जाएगा इसमें अलंकार आपका हो जाएगा व्यतिरेक, बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज की पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम।
फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में, और इसका अगला भाग लेकर के पुनः हम अगले दिन आपसे मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके आगे के प्रश्नों को भी आपसे हल करवाया जाए तो कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर सूचित करिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।